अच्छा बेटा, हमारा फिलिप्स कर्व चल रहा था लास्ट क्लास में। और फिलिप्स कर्व के अंदर हमारे पास क्या कहानी थी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास पहले तो अजम्पशंस आपने लेके चलनी है। मॉनेटरिस्ट मॉडल हमारा चल रहा था। मॉनेटरिस्ट मॉडल के अंदर जो है वो हमारे पास भाई एक इक्विलिब्रियम था, और हमने ये देखा था किस तरीके से ड्यू टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हम लोग वापस से अपने पोटेंशियल पे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको नेहरू वाला पॉइंट बताया था, एनआरयू वाला पॉइंट बताया था, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाला केस बताया था। अच्छा बेटा, मैंने ये आप लोगों को स्टैगफ्लेशन का भी केस करवाया था जहां तक मुझे याद है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्टैगफ्लेशन तक करवाया था। और मैंने बताया था कि भाई सप्लाई में जो है जब भी शिफ्ट आता है तो सप्लाई में शिफ्ट आने की वजह से फिलिप्स कर्व में भी शिफ्ट आएगा। फिलिप्स कर्व में मूवमेंट नहीं आएगी, हालांकि फिलिप्स कर्व कहता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्टैगफ्लेशन ने इस चीज को गलत प्रूफ किया था। जैसे कि ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, आपकी सप्लाई लेवल कम हो रही है। सप्लाई लेवल कम हो रही है, इसका मतलब है प्राइसेस बढ़ रही है और जीडीपी आपका फॉल हो रहा है। जीडीपी फॉल होने का मतलब ये है कि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो उसके लिए स्टैगफ्लेशन का मैंने केस बताया था। मैंने कहा था कि सप्लाई में जब भी शिफ्ट आता है फिलिप्स कर्व में भी शिफ्ट आएगा, लेकिन हमेशा ऑपोजिट शिफ्ट आएगा। यानी कि अगर सप्लाई राइटवर्ड जा रही है, लेफ्टवर्ड जा रही है, तो फिलिप्स कर्व राइटवर्ड जाएगा। अगर सप्लाई राइटवर्ड जाती तो फिलिप्स कर्व लेफ्टवर्ड आता। ठीक है। अब हमने पूरी थ्योरी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिमांड के शिफ्ट की, सप्लाई के शिफ्ट की देखी थी, जो हमने कहा था कि जी मार्केट फोर्सेस के थ्रू हम लोग वापस अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाते, उसको पूरा देखना है। और ये देखेंगे कि आपके फिलिप्स कर्व किस तरीके से लिंक कर रहा होता है उसके बीच में। तब यहाँ पे देखिएगा जरा। बेटा, इधर आ गई आपके पास, इधर आ गई प्राइस, और इधर आ गया आपके पास रियल इनकम। ठीक है। यहाँ पे आ गई आपके पास इन्फ्लेशन की परसेंटेज, और इधर आ गई आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब जरा देखिएगा गेम क्या चलेगी यहाँ पे। देखो भाई, पहले तो अपनी बेसिक आप ड्रॉ कर लें, इंट्रोडक्शन वगैरह, कि भाई ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आ गया। ठीक है। ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड आ गई, और ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई आ गई। सही है। LRAS, SRAS शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और AD। ठीक है। ये आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है, ये इनकम लेवल वाई आती है, और बेटा ये आपके पास फिलहाल प्राइसेस चल रही। ठीक है, प्राइस लेवल पी आपके पास आ रही है। यहाँ पे आपने बना लिया अपना फिलिप्स कर्व। ठीक है। SRPC, SRPC। और अकॉर्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम आपके पास ये आ रहा है नेहरू, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या NRU। ठीक है, दैट इज 5%। और आप ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। अच्छा, हमारे पास केस क्या चल रहा है। लेट से मैं कहता हूं कि भाई हमारी बढ़ गई है इनकम। ठीक है। मेरी इनकम बढ़ती है। मेरी इनकम बढ़ेगी तो बेटा उससे मेरी स्पेंडिंग पे क्या अफेक्ट आएगा। मेरी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। मेरी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, और कंजम्पशन बढ़ती है तो AD क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है। जब AD मेरे पास बढ़ेगा तो वो ऐसा राइटवर्ड शिफ्ट मारेगा, फ्रॉम AD टू AD1। ठीक है जी, फ्रॉम AD टू AD1। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम E से E1। बेटा प्राइस लेवल आपकी बढ़ गई, प्राइसेस आपकी बढ़ गई, और आपका GDP भी क्या हो रहा है, आपका GDP बढ़ रहा है। ठीक है। प्राइसेस बढ़ गई, और आपका GDP क्या हो रहा है भाई, आपका GDP भी बढ़ रहा है। सही। GDP बढ़ने का मतलब क्या है कि मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो अगर तो मैं इसको फिलिप्स कर्व के साथ लिंक करूं, अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो रहा है। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाऊंगा। 5% से कितने पे आ गया, लेट से 3% के ऊपर। कोई मसले वाली बात बेटा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, बेसिक पुरानी कहानी हमारे पास चल रही है। अच्छा, अब आगे सुनो क्या होता है बेटा। जब जब आपका AD बढ़ेगा, AD बढ़ने से क्या होगा, AD बढ़ेगी तो आपकी बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगी।
प्रोडक्शन अपने आप तो नहीं बढ़ेगी ना, आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा। डिमांड फॉर लेबर क्या होगा आपका, डिमांड फॉर लेबर आपका बढ़ जाएगा। जब डिमांड फॉर लेबर आपकी बेटा बढ़ती है तो उससे आपके वेजेस के ऊपर, वेज रेट पे क्या इफेक्ट आता है, आपकी वेज रेट बढ़ जाती है। वेज रेट बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। सही है, ये कहानी है। तो अब बेटा बात सुनो, हमारा एस आर ए एस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा एस आर ए एस बेटा पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, और वो यूं आएगा फ्रॉम एस आर ए एस टू एस आर ए एस वन। ठीक है, हम आ गए बेटा एस आर ए एस से एस आर ए एस वन, इक्विलिब्रियम ई टू। ठीक है, ई टू। अब देखो क्या हो रहा है, आप y से y1 गए, अब आप y1 से वापस किधर आ रहे हो, y पे। सही है, y1 से वापस कहाँ आ रहे हैं, y पे आ रहे हैं। अब देखिए आपकी प्राइसेस बढ़ रही, आप आ गए बेटा P2 पे। अब देखो प्राइसेस और बढ़ गई। अब कहानी यहाँ पे क्या है, कहानी यहाँ पे ये है कि आप 5% से गए 3% पे। सही है, ये वाले केस की बात करो। 5% अनएम्प्लॉयमेंट से कितने पे गए हो आप, 3% अनएम्प्लॉयमेंट पे गए हो। अब आप 3% से वापस कहाँ आ रहे हैं, 5% पे, क्योंकि जीडीपी गिर रहा है ना। तो देखो आप 5% से 3% पे आए। अब आप 3% से वापस कहाँ आना चाहिए, आपको 5% पे आना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व, अगर मैं सप्लाई का लिंक शो करता हूं तो बेटा फिलिप्स कर्व के हिसाब से तो अनएम्प्लॉयमेंट और कम हो रही है, 2% पे आ रही। हम लोग सी पे आ गए, पॉइंट फॉर एग्जाम्पल 2% आ रही। बेटा ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी सप्लाई में अब शिफ्ट आता है, फिलिप्स कर्व में भी शिफ्ट आए। अब सप्लाई में शिफ्ट किस तरफ आ रहा है, लेफ्टवर्ड। तो फिलिप्स कर्व में किस तरफ शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। तो जरा इसको शिफ्ट बना ले, फिलिप्स कर्व का जो आपका शिफ्ट है, ये देखो जरा, वो ऐसे आ जाएगा फिर, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट आ गया, और वो एस आर पी सी वन कहलाएगा, एस आर पी सी वन। ठीक है, अब बेटा जरा देखो क्या गेम हो रहा है। अब ये गेम हो रहा है कि अगर मैं न्यू प्राइस लेवल को यहाँ पे लेके चलता हूँ, अगर मैं न्यू प्राइस लेवल को यहाँ पे लेके चलता हूँ, तो बेटा देखो जरा, यहाँ पे देखो, मैं वापस से किधर आ जाऊंगा, मैं वापस से आ जाऊंगा अपने 5% के ऊपर। मैं वापस से कहाँ आ गया बेटा, मैं वापस से आ चुका हूँ अपने 5% के ऊपर। ठीक है, तो मैं पहले 5% से 3% गया, अब मैं 3% से वापस कहाँ आ रहा हूँ, 5% पे आ रहा हूँ। इसको मैंने लिखा पॉइंट सी, समझे बात को। इसको मैंने क्या लिखा बेटा, पॉइंट सी। तो फिलिप्स कर्व के अंदर इस तरीके से मामला चल रहे होते हैं। इन दी एंड इक्विलिब्रियम आपका हमेशा किधर आ रहा होगा बेटा, इन दी एंड आपका इक्विलिब्रियम हमेशा 5% पे ही आएगा। कोई मसले वाली बात जी, दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, कोई मसले वाली बात बेटा। बट सर इन रियलिटी वैल्यू कैंट एग्जैक्टली, हाँ वो तो अब जाहिर सी बात है बेटा, लेकिन अब थ्योरेटिकली तो हमें करना ही है ना। कोई मसले वाली बात बेटा। वेरी गुड। एक और केस लेके चलते हैं, एक और केस लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी डिमांड को इंक्रीज किया था, अब मैं जरा डिमांड को डिक्रीज कर देता हूँ। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसेशन एंड स्टैगफ्लेशन। देखें, रिसेशन आती है, आपने गुड और बैड डिफ्लेशन पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, हया फातिमा, गुड और बैड डिफ्लेशन याद है। गुड बैड डिफ्लेशन क्या थी कि जब डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस गिरना। सही है, अब या तो वो सोसाइटी के लिए फायदेमंद होगा या तो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होगा। बैड डिफ्लेशन कब आती है, वेन एवर देर इज अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। और जब भी आपके पास एग्रीगेट डिमांड गिरती है ना, आपके मुल्क में आता है रिसेशन। ठीक है, तो रिसेशन एग्रीगेट डिमांड फॉल होने की वजह से आता है। सही। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं गुड डिफ्लेशन की, गुड डिफ्लेशन आती है ड्यू टू इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई। प्राइस तो अभी भी गिर रही है, लेकिन वो क्यों गिर रही है, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई, तो आपका जीडीपी वगैरह बढ़ रहा होता है। सेम केस यहाँ पे, रिसेशन अकर्स ड्यू टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। रिसेशन कब आती है, जब आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल होता है। स्टैगफ्लेशन आपकी सप्लाई की वजह से आ रही हो। सही है। अच्छा, अब हम लोग एक और केस की तरफ जा रहे हैं जहां पे मैं आपको एग्रीगेट डिमांड अब कम करके दिखाऊंगा।
तो एग्रीगेट डिमांड जब कम करेंगे तो देखिएगा क्या मामला होते हैं भाई। शुरू का केस तो वही है जो सिंपल सा हमारा चलता हुआ आता है। ठीक है, आपने फतवा ड्रॉ करना है। यहाँ पे आ गई आपके पास प्राइस। ठीक है, यहाँ पे आ गई आपके पास रियल इनकम। ठीक है, और यहाँ पे आ गई आपके पास इन्फ्लेशन का परसेंटेज। और इधर आ गई आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लो भाई, ये आपका एक्स मैन जो है वो सितारा, यहाँ पे सितारा बन रहा है आपका। ठीक है, वो सितारा कैसे बनेगा भाई, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड आ गई और ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई आ गई। SRAS, AD, LRAS। ठीक है, यहाँ पे आया आपके पास इक्विलिब्रियम E, इनकम लेवल Y और प्राइजेस P। ठीक है भाई, ये मामला फिलहाल आपके चल रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे फिलिप्स कर्व बना लेता हूँ। तो ये बेटा आ गया मेरा फिलिप्स कर्व। SRPC, SRPC शॉर्ट एंड फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो बेटा कहानी क्या है। मैं कहता हूँ कि इस बार ही आपकी इनकम गिर गई। इनकम गिरेगी तो बेटा उससे AD लेवल फॉल होगा। एग्रीगेट डिमांड जब फॉल होता है तो वो ऐसा पीछे की तरफ आएगा। ऐसा पीछे की तरफ आएगा, फ्रॉम AD टू AD1। ठीक है, फ्रॉम AD टू AD1। इक्विलिब्रियम E से E1। बेटा आपकी प्राइसेस फॉल हो जाएंगी। एट द सेम टाइम GDP भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल हो जाएगा। प्राइसेस फॉल, GDP फॉल। GDP फॉल का मतलब क्या है, अच्छा सॉरी, मैंने शुरू का अनएम्प्लॉयमेंट तो बनाया ही नहीं। ये वाला कितना चल रहा है भाई, ये आपका चल रहा है 5%। ठीक है, क्या है, ये आपका 5% आ रहा है। ठीक है, आप ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे, ये 5%। ठीक है, अब सुनो बेटा, जब AD आपका फॉल होगा, प्राइसेस आपके पास कम होंगी, बट आपका GDP भी क्या हो रहा है, वो भी फॉल हो रहा है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो अगर मैं यहाँ से इसको लिंक करूँ फिलिप्स कर्व के साथ, फिलिप्स कर्व के साथ अगर इसको लिंक किया जाए तो बेटा ये देखो जरा, 5% से कितने पे जा रहे हैं आप बेटा 5% से जा रहे हो 8% पे, जो कि बात लॉजिकल है। ठीक है, क्योंकि बेटा जब प्राइसेस आपके पास फॉल हो रही हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अकॉर्डिंग टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो बेटा प्रोडक्शन कम होगी। प्रोडक्शन कम होगी तो डिमांड फॉर लेबर आपके पास गिर जाएगी। जब डिमांड फॉर लेबर आपके पास गिरेगी तो मार्केट में सरप्लस ऑफ वर्कर हो जाएगा। जब सरप्लस ऑफ वर्कर होगा तो उससे बेटा वेजेस पे क्या इफेक्ट आता है, वेज रेट आपके पास कम हो जाती है। वेज रेट कम होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो अब इधर आओ, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा लो भाई। ये आपका SRAS बढ़ा, आप आ गए SRAS से SRAS1। यहाँ पे आ गया बेटा इक्विलिब्रियम E2। आपकी प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, प्राइस लेवल फॉल हो रही है। P1 से कहाँ जा रहे हैं आप, P2 पे जा रहे हैं। अब बेटा बात सुनो, आप 5% से 8% पे गए, अब आप 8% से वापस कहाँ आ रहे हो, 5% पे आ रहे हो। सही है, लेकिन अगर मैं फिलिप्स कर्व को ही फॉलो करूं तो उसके हिसाब से तो बेटा कोई 15% महंगाई हो गई। ठीक है, तो अब अगेन वही वाली कहानी है कि बेटा आपके पास क्या होगा, आपके पास सप्लाई में शिफ्ट आने की वजह से फिलिप्स कर्व में शिफ्ट आएगा। सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट आ रहा है तो फिलिप्स कर्व में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। आओ जरा फिलिप्स कर्व का शिफ्ट बना लेते हैं भाई। ये देखो, फिलिप्स कर्व का भी हम लोग शिफ्ट बना लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे शिफ्ट मार रहा होगा। ठीक है, ये आ गया बेटा आपके पास SRPC1। SRPC1। ठीक है, हम आ गए बेटा पॉइंट C के ऊपर। तो आप 5%, सॉरी 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 सॉरी, मैं मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे ऐसे आएगा, इधर तक आएगा 5%। ठीक है, तो आप आ गए बेटा SRPC1 पे। ठीक है जी, SRPC1 पे आ गए आप। SRPC1, SRPC1। तो बेटा ये आपका पॉइंट C आ रहा है। आप 5% से 8% पे गए थे, अब आप 8% से वापस कहाँ पे आ गए, आप 8% से बेटा वापस अपने 5% पे आ चुके हो। कोई मसले वाली बात। सर, हाउ इज द 8% पार्ट ऑफ नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज आर एन एम्प्लॉयज मेड रिडंडेंट। तो बेटा मेरी बात सुनो ना, नेहरू होता कहाँ पे, यहाँ पर ना, जब आप पोटेंशियल पे होते हैं। क्या आप इधर अपने पोटेंशियल पे हैं, आप अपने पोटेंशियल पे नहीं है ना, तो वो 8% नेहरू कैसे हुआ आपका।
तो इस तरह मार्केट, वही तो सारा मोनेटरिस्ट का रोना था। मोनेटरिस्ट यही तो रोना मचाता था कि भाई गवर्नमेंट को नहीं लेके आओ ना, मार्केट अपने आप को खुद करेक्ट करेगी। अब आपके सामने है ना, मार्केट अपने आप को खुद वापस इक्विलिब्रियम पे लेके आ रही है। मॉनिटर्स ने बोला कि भाई नहीं करो पंगेबाजी, गवर्नमेंट आएगी तो मार्केट की फ्रीडम चली जाएगी। बेटा रिडंडेंसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनआरयू, रिडंडेंसी अलग चीज है, नेहरू अलग चीज है। ये जो रिडंडेंसी आपके पास होती है ना, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। एनआरयू क्या बोलता है कि यार हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई एग्जाम होता है तो बच्चे कहते हैं सर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी अल्लाह मालिक है ना। सेम केस यहाँ पर है। ठीक है, इकोनॉमी कहती है, गवर्नमेंट कहती है भाई हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश कर ली है, हमारी तरफ से हमारे हिसाब में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। लेकिन फिर भी आपके मुल्क में कोई ना कोई अनरिपोर्टेड अनएम्प्लॉयमेंट तो रहती है ना। भाई अब हर घर का तो गवर्नमेंट को नहीं पता ना। तो वो नेहरू का पार्ट होता है। हम लोग अज्यूम करते हैं कि देर इज समथिंग नेहरू या नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी 5% के हिसाब से। लेकिन ये जो हो रहा है ना आपके पास, ये ये अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड फॉल हो गई, बैड डिफ्लेशन। दैट रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी सप्लाई राइटवर्ड जा रही है, बिल्कुल जी। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, वेरी गुड। क्लियर हो गई है बात बेटा। अच्छा अब देखो, ये जो मैंने इतनी लंबी कहानी आपको सुनाई ना, इसके साथ लिंक करके मैंने दो दो केसेस आपको बना के दिखाए हैं। इसके पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व तक पहुंचना। ठीक है, अभी मैं पीछे वाली डायग्राम पे जा रहा हूँ। बेटा देखो, अल्टीमेटली हम हमेशा कहाँ पे आते हैं? अल्टीमेटली हम लोग आते हैं अपने पोटेंशियल पे। आपके पोटेंशियल पे क्या चल रहा है? नेहरू, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना चल रहा है? 5% का। तो बेटा आप कितनी भी, अब इस तरह वही वाली बात है ना, आप अपने शहर में कहीं भी घूमते रहो, वापस कहाँ आना है? अपने घर ही आना है ना। तो सेम केस यहाँ पे हो रहा है, आपने वापस कहाँ आना है? अपने घर पे। तो अगर मैं लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व की बात करूं, तो बेटा आपका जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होता है ना, वो ऐसे बनता है, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या आपने इवेंचुअली कहाँ पे आना है? 5% पे आना है। ये है आपका LRPC, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। सेम इसी तरह बेटा यहाँ पर आपने कहाँ पे आना है? अपने पोटेंशियल पे आना है। तो 5% कहाँ पे आ रहा है बेटा? इधर ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो आपका लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कैसा बनता है? एक परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व, एक परफेक्टली इन इलास्टिक कर्व। ये देख लो बेटा, ये देख लो। ठीक है, अब ये देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है कि जब आपके पास परफेक्टली एनआरयू का देखो गेम लिखा हुआ है, नेहरू का गेम लिखा हुआ है, जहां पे इन्फ्लेशन स्टेबल आपके पास मामला चल रहे होते हैं, आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करें। अभी हमारी डायग्राम के हिसाब से हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है 5%। ठीक है, 5% हमारा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है। अगर मैं कहता हूं कि आप टेक्नोलॉजी लाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो बेटा उससे पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आए? पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो जब पोटेंशियल बढ़ेगा, जब सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, तो बेटा फिलिप्स कर्व लॉन्ग रन वाला किस तरफ शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड। सही है, किस तरफ शिफ्ट करेगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। लेट से अब नेहरू कितना आ रहा है? 3%। नेचुरल डिजास्टर आ गया, जलजले आ गए, फ्लड्स आ गए, तो बेटा पोटेंशियल गिरेगा आपका, आपकी औकात गिरेगी, LRAS पीछे आ जाएगा, औकात गिर जाएगी। तो बेटा जब औकात गिरेगी, सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ रहा है, फिलिप्स कर्व में किस तरफ शिफ्ट आएगा? राइटवर्ड। और वो आ गया लेट से 5% से, नेहरू अब क्या आ रहा है? 8%। तो पूरा गेम बेटा इसी तरह आपका चल रहा होता है। कोई मसला? कोई मसला? वेरी गुड, शाबाश। गुड 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 गुड। चलो, तो बेटा अब हम लोग अपने इस टॉपिक को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। सर शॉर्ट रन में डिफ्लेशनरी गैप है? क्या मतलब शॉर्ट रन में डिफ्लेशनरी गैप है? अगर मैं बेटा ये अपने पोटेंशियल से पीछे आ जाता हूँ तो हाँ डिफ्लेशनरी गैप है। अगर मैं पोटेंशियल से आगे चला जाता हूँ तो इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये वैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास। तो बेटा ये आपको पूरी मैंने कहानी बता दी है, फिलिप्स कर्व वाली भी, और किस तरीके से लॉन्ग रन आ रहा होता है। अच्छा अब हम लोग जरा बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। अब ये कौन था भाई? ये मिल्टन फिल्मैन ने, क्या नाम है इसका, मिल्टन फिडरमैन, जो भी नाम है इसका बुड्ढे का,
इसने बताया था फिलिप्स कर्व, एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, उसने गेम आपको पूरी समझाई। तो मैं आपको जरा सा ना चलो बना के दिखाई देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो ताकि। अच्छा अब हम लोग अज्यूम ये कर रहे हैं, अच्छा मैं ना अब ये नहीं बनाऊंगा, मैं ये चीज नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं सिर्फ ये बनाऊंगा। सही है, बस मेरी बातें याद रखना जो मैंने आपको बताई थी। मेरी बातें क्या थी? मैंने बेटा आपको बताया था कि जब भी आपके पास एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट आएगा ना, तो फिलिप्स कर्व में मूवमेंट आएगी। फिलिप्स कर्व में मूवमेंट आ रही है, ठीक है। और जब भी आपके पास एग्रीगेट सप्लाई में SRAS में शिफ्ट आएगा, तो फिलिप्स कर्व में आपके पास शिफ्ट आएगा। फिलिप्स कर्व में क्या, कौन सा शिफ्ट आएगा? ऑपोजिट शिफ्ट आएगा, ठीक है, ऑपोजिट शिफ्ट। मैं ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ इसको बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे भाई, ये देखो, इधर आ गई इन्फ्लेशन की परसेंटेज, यहाँ पे आ गई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये आपका नेहरू पॉइंट आ गया, सही है। ये आपका आ रहा है बेटा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, SRPC, ठीक है ना। तो ये आपका है 5%। ये कितना है आपका? 5% है, जो कि नेहरू आपके पास चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट 5%, सही है। तो बेटा लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व के हिसाब से मैंने वापस अपने घर आना है, तो ये मेरा आ गया लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, जो कि कितना है? 5% है, ठीक है, LRPC। अब देखो कहानी सुनते रहना भाई, मैं कह रहा हूँ कि लेट से मेरे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू द रूल, मेरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, मेरे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। यानी कि मेरे फिलिप्स कर्व की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होता जाएगा। यहाँ पे 4.5% आया, 4.2% आया, फिर 4% आया, ठीक है, वो इस तरह कम होता जा रहा है। लेकिन अगेन डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी। डिमांड फॉर लेबर बढ़ने की वजह से क्या होगा? डिमांड फॉर लेबर बेटा बढ़ने की वजह से आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, वेजेस बढ़ेंगी। वेजेस बढ़ेंगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और बेटा जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उससे आपकी एग्रीगेट सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी। अब देखो ये आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास कम होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, करंटली ये प्राइस लेवल चल रही है आपकी, ठीक है, ये वाली। अब जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट वापस से आपके पास बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप बेटा इस प्राइस लेवल पे क्या हो रहा है आपके पास, कि जब आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से फिलिप्स कर्व में मूवमेंट आ रही थी, जब एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, तो बेटा फिलिप्स कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगा? फिलिप्स कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है। आप आ गए SRPC1, ठीक है। अब ये देखो आप ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब आ गए इधर, फिर अगेन मैं कहता हूँ एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, ये और वो, फिर वेजेस बढ़ना शुरू करेंगी। फिर जब बेटा वेजेस बढ़ना शुरू करेंगी, आपकी इस प्राइस लेवल P2 पे अगर वेजेस बढ़ रही है, सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, फिलिप्स कर्व किस तरफ शिफ्ट करेगा? बेटा फिलिप्स कर्व शिफ्ट करेगा वापस से राइटवर्ड। तो ये आपका SRPC2 आ गया, ठीक है। अब इस प्राइस लेवल पे क्या हो रहा है भाई? इस प्राइस लेवल पे आपके पास शिफ्ट आ रहा है, तो आप वापस से बेटा इस तरीके से आगे जाते रहेंगे। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व। और ये आपको जनरली बता रहा होता है कि आपके मुल्क में नेहरू का क्या हिसाब किताब चल रहा है, करंटली मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या गेम चल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट नेहरू नेहरू एट 6%, मेरे मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी कि वो 6% के हिसाब से आ रही है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट इज 0%। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग, ठीक है। इन रिजल्ट इससे आपका एडी बढ़ेगा। अब ये एग्रीगेट डिमांड आपके बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। ये मॉनेटरिस्ट मेजर नहीं था, ये कुछ और है, एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड। इससे एडी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, और आपके पास नया लेबर आएगा। वही वाली बात है कि दिस विल क्रिएट मनी इल्यूजन। अब मनी इल्यूजन क्या होता है कि बेटा आपके पास हमने जब डिमांड बढ़ती है, वर्कर ज्यादा एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहा है, ठीक है, वर्कर को एक्स्ट्रा आवर्स के बदले में एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। बेटा अगर वर्कर की वेजेस बढ़ रही हैं तो फिर प्राइसेस भी तो बढ़ रही है ना मुल्क में, कि नहीं? है देखो प्राइसेस भी तो बढ़ रही है, प्राइसेस भी तो बढ़ रही है ना। अगर वर्कर की वेज बढ़ रही है तो प्राइस भी बढ़ रही है। तो उससे क्या है कि आपके पास नेट में कोई फायदा नहीं आ रहा, रियल टर्म्स में कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा।
तो क्या लिखा हुआ है, this rise in AD will cause production to increase, demand for labor to increase, and as now labor is working more, they will demand for higher wages. This situation will result in money illusion. Money illusion कब होता है? Is when a labor thinks that they are earning more, but in reality they are earning more only in nominal terms. मैंने आपको बताया नेट में कोई फायदा नहीं हो रहा आपको सिर्फ नॉमिनल टर्म्स में फायदा हो। ऑल्सो दिस इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस बढ़ेंगी जिससे एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड जाती है तो फिलिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। कोई मसले वाली बात है बेटा? क्लियर हो गई है बेटा सारी बातें? सर एग्जाम में प्राइस वाला, जहाँ प्राइस वाला बनाएंगे आप। सो इफ एडी फॉल्स इन्फ्लेशन विल डिक्रीज, इफ एडी फॉल्स इन्फ्लेशन विल डिक्रीज, यस। सो इन द सेकंड लाइन से इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू रिड्यूस, क्या लिखा हुआ है? नेहरू को कम करना है, नेहरू को कम करना है, 6% से नीचे लेके आना है। ठीक है, डन है बेटा। चले, ऑनलाइन वालों का कल टेस्ट है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग रमजान टाइम फॉलो करेंगे, ठीक है। चले, अल्लाह हाफिज।